नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कलाम द्वारा आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1, उसका जो माइनर टेस्ट 9 है उसके अंदर 20 से 22 क्वेश्चन कृषि क्षेत्र वृद्धि एवं विकास के हैं, उनको एकदम अपन विस्तार से देखेंगे। आप सिर्फ 2 क्लास देख लेना। एक मैंने जो आंकड़ों वाली क्लास करवा रखी है 2-3 दिन पहले अपलोड की है कृषि क्षेत्र की, और एक ये कलाम की जो मैं टेस्ट सीरीज की जो 22 क्वेश्चन की क्लास डाल रहा हूं। दोनों क्लास से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया वो है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, कौन सा? राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत लक्ष्य एवं उनकी प्राप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन जो है यह आपका 25 नवंबर 2024 को स्टार्ट हुआ था। 25 नवंबर 2024 को शुरू हुआ था। किसके द्वारा? यह हुआ आपका कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। अब अपन बात करें, सबसे पहला जो कथन है वो है कि 7.5 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 6.39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। इसमें देखो जो आपका मिशन था, इसमें 2 साल में जो है ना 2 साल का लक्ष्य रखा गया था, यानी कि 24 में ये हुआ, तो यानी कि 2026 लास्ट तक का इसमें जो है लक्ष्य रखा था, जिसके अनुसार जो है 2 वर्ष में क्या करना है, एक तो आपके 15,000 ग्राम पंचायत समूह को कवर करना है। ग्राम पंचायत समूह को कवर करना मतलब जो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन है जो आपका 25 नवंबर 2024 को शुरू हुआ था, उसके अंतर्गत 2 साल के लक्ष्य रखे गए थे। उसमें से एक तो था 15,000 ग्राम पंचायतों के समूह को कवर करना, दूसरा था कि 7.5 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध जो आपका कवर क्षेत्र है उसके विरुद्ध अभी तक जो है 6.39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर कर लिया गया है, बिल्कुल, क्योंकि यह जो है दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी, ठीक। फिर 10,000 जैव इनपुट संस्थान यानी बीआरसी केंद्रों की स्थापना के लक्ष्य के विरुद्ध 8500 नहीं 3500 जो है बीआरसी स्थापित की जा चुकी है। तो ये आपका क्या है? गलत है। ये सही है, क्योंकि 2 साल के लक्ष्य शुरू हो चुके हैं। तो इसमें जो आपके 7.5 लाख हेक्टेयर के जो लक्ष्य थे क्षेत्र के, उसमें 6.39 लाख हेक्टेयर कवर कर लिया है। 10,000 जो आपके बीआरसी केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य था उसमें से 3500 बीआरसी क्षेत्र स्थापित कर लिए गए हैं, बाकी भी जल्द कर लिए जाएंगे। तो कथन ए सही है, जबकि बी गलत है। ये थोड़े से बोरिंग हो सकते हैं, लेकिन क्लास जरूर देख लेना। डेटा वाली क्लास अलग से मैंने करवाई थी, वो देख लेना। वो छोटी सी क्लास है 10-12 मिनट की, प्लस में ये क्लास देख लेना, तो आपका कृषि एवं विकास क्षेत्र पूरा कवर हो जाएगा। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो जीके पेपर 1 है उसका लाइव फ्री टेस्ट, मतलब बिना किसी पैसों के फ्री टेस्ट आयोजित कर रहे हैं जीवा स्टडी पर। जीवा स्टडी के ऐप का नाम है, ये लोगो देख लेना, आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना परफेक्ट मॉक बाय जीवा स्टडी। सिर्फ परफेक्ट मॉक सर्च करोगे तो आपके जो है ये ऐप खुल जाएगा, वरना आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल फ्री टेस्ट है, कोई पैसा नहीं देना आपको। अब देखो इसमें क्या होगा। सबसे पहले इसमें संपूर्ण सिलेबस और परीक्षा पैटर्न आधारित है। आरपीएससी जैसा पेपर बनाती है उसके आधार पर इसमें 100 क्वेश्चन होंगे पूरे के पूरे सिलेबस के, ठीक है। करंट अफेयर जो है जनवरी से लेकर अप्रैल तक का होगा, क्योंकि अभी अपन अप्रैल में ही पहुंचे हैं, ठीक। टाइम जो इसका रहेगा वो 8 AM यानी कि सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक होगा। आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको लाइव अटेम्प्ट करना है तो रैंक देखनी है आपको, तो ठीक है। पिछली बार जो हजारों स्टूडेंट ने जो है ये टेस्ट दिया था सितंबर वाली वैकेंसी में, तो 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात तक आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक स्टूडेंट एक अटेम्प्ट कर सकता है लाइव टाइम में एक ही अटेम्प्ट कर सकता है, ताकि जो है एकदम असली रैंक आए उसकी। डेट जो है आपकी वो है 2 मई 2026, ठीक है। 2 मई 2026 को जो है इस टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कभी भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। पूरे सिलेबस पर आधारित होगा, एकदम फ्री टेस्ट है। ऐप है जिसका नाम है आपका परफेक्ट मॉक, ठीक है। स्पेलिंग दिख रही होगी, आप जो है प्ले स्टोर पर या जो है ऐप स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वरना जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे कहने पर आप जरूर इसको जो है जाकर डाउनलोड करें और फ्री टेस्ट का लुत्फ उठाएं और पता लगाएं कि आपका जो रैंक क्या रहता है, ठीक है। तो जरूर डाउनलोड करें परफेक्ट मॉक, एकदम फ्री टेस्ट है ये आपका। फिर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 80।
संशोधित ब्याज अनुदान योजना जिसको अपन MISSKCC के तहत शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन के तहत कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दे है। मतलब जो आपकी संशोधित ब्याज अनुदान योजना जिसको अपन मिस KCC कह सकते हैं के तहत शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन के तहत कितने प्रतिशत का ब्याज अनुदान दे है, तो कितने प्रतिशत का, 3% का। ध्यान में रख लेना, अगर आप शीघ्र भुगतान प्रोत्साहित हैं तो आपको 3% का अनुदान यानी कि छूट दी जाएगी। ठीक है, अब मैं बता दूं कि जो मिस केस जो आपकी KCC है इसके अंतर्गत क्या है। सबसे पहले जो है इसमें कृषि क्षेत्र पर, कृषि क्षेत्र के लिए जो है या कृषि कार्य के लिए जो है उसके लिए 3 लाख का क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है, 3 लाख का ऋण। ठीक है, और जो सहायक क्षेत्र है कृषि के, पशुपालन वगैरह है, सहायक जो क्षेत्र है इनके लिए जो है 2 लाख का ऋण दिया जाता है। और ध्यान में रख लेना मिस KCC के अंतर्गत अल्पकालीन ऋण दिया जाता है, अल्पकालीन ऋण। ठीक है, और ब्याज दर जो रहती है वो रहती है 7%। ब्याज दर कितनी रहती है, 7% रहती है। एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, कृषि क्षेत्र के लिए 3 लाख, सहायक क्षेत्र के लिए 2 लाख। लेकिन इसमें हो चुका है चेंज, जो आपका 2025-26 बजट है, 2025-26 बजट के अनुसार दोनों क्षेत्र में जो है ये राशि जो है 5 लाख रुपए कर दी गई है। 5 लाख रुपए जो है राशि कर दी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले क्या थी, 3 लाख कृषि क्षेत्र में, सहायक क्षेत्र में 2 लाख, लेकिन 2025-26 बजट में दोनों क्षेत्र में 5 लाख रुपए कर दी। ब्याज दर 7% रहेगी, लेकिन अगर आप शीघ्र जो है भुगतान प्रोत्साहन के तहत अगर वापस पैसे जमा करवाते हो तो आपको 3% का क्या दिया जाएगा, ब्याज अनुदान दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर चलते हैं और आगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें, 40,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर अपने हो चुके हैं। और YouTube पर एकमात्र चैनल है जिस पर आपको सिर्फ 2nd ग्रेड की ही क्लासेज, 2nd ग्रेड के ही वीडियो देखने को मिलते हैं। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं या मिशन जो है कृषोन्नति योजना के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो कृषोन्नति योजना है उसके अंतर्गत कुल मिलाकर 8 योजनाएं या मिशन है। कितनी है, 8 योजनाएं या मिशन है। इन 8 के नाम याद कर लेना, सबसे पहले संख्या याद कर लेना। ठीक है, जो कृषोन्नति योजना है उसके अंतर्गत 8 योजनाएं या मिशन शामिल है, जिसमें जो एक मिशन है वो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल, एक तो ये है फर्स्ट। ठीक है, एक। फिर है आपका एकीकृत बागवानी विकास मिशन 2 नंबर। ठीक है, क्रम से याद नहीं रखना लेकिन बता देता हूं मैं आपको। फिर है डिजिटल कृषि मिशन 3 नंबर, बिल्कुल ये भी है। मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता प्रबंधन योजना ये शामिल नहीं है। कुल 8 है, 3 तो हो गए अपने, जो है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, डिजिटल कृषि मिशन। अब यहां से लिख देता हूं मैं चौथा मिशन। ठीक है, चौथा मिशन वही है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन। ये ऑयल पाम था, ये है तिलहन। क्या है, तिलहन। ठीक है, अब 5वें की बात करें, सारे नाम याद रखने आपको। कृषि विस्तार पर उप मिशन, कृषि विस्तार पर उप मिशन, ये है आपका 5वां। ठीक है, फिर अपन चलते हैं और आगे। छठा आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, इसको अपन आगे भी अच्छे से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये खाद्य सुरक्षा। ठीक है, अच्छे हो गए। फिर जो 7वां आपका वो है, थोड़ा बड़ा नाम है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट। ठीक है, और 8वां जो मिशन है उसको यहां लिख देता हूं, वापस देखो अपन चर्चा कर लेंगे। 8वां मिशन है वो है कृषि विपणन की एकीकृत योजना। इनको देखो याद रखना ही पड़ेगा आपको, एकीकृत योजना नोट कर लेना चाहिए अलग से। जो कृषोन्नति योजना है उसके अंतर्गत 8 उपमिशन या 8 योजनाएं शामिल है, जिसमें एक आपका राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन जिसमें पाम ऑयल, और इसके नाम का दूसरा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन है।
ठीक है, दो तो यहां से हो गए। फिर एक है एकीकृत बागवानी विकास मिशन और एक है कृषि विपणन की एकीकृत योजना। तो एकीकृत नाम से दो हो गए, 4। फिर है डिजिटल कृषि मिशन, ठीक है, 5। फिर है कृषि विस्तार पर उप मिशन और एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन और एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट। ये आपको जो है शॉर्ट में या कैसे भी आठों के आठों मिशन याद है रखने। तो ये 3 A B C इसमें शामिल है, D शामिल नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा A B C। फिर है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन, ठीक है, किसके लिए? पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन, जो है ये वाला ही था। देखो ये अभी अपन देख रहे हैं, जो है ऑर्गेनिक जो है वैल्यू चेन डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन, कब प्रारंभ किया गया? तो ये आपका प्रारंभ किया गया 2015 में। कब किया गया? 2015 में। किसके द्वारा? तो ये ध्यान में रख लेना, किसान उत्पादक संघ द्वारा, किसान उत्पादक संघ द्वारा, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो 3 वर्ष की अवधि में 3 वर्ष में 46,500 रुपए प्रति हेक्टर की सहायता का प्रावधान किया गया। हेक्टर की सहायता किसके तहत है? ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन है उसके तहत जो है आपका क्या किया गया? ये जो है सबसे पहले किसान उत्पादक संघ द्वारा जो है संचालित किया गया और 3 वर्षों में या 3 वर्षों के लिए 46,500 रुपए प्रति हेक्टर की सहायता इसमें प्रदान की जाती है। 2015 में यह मिशन शुरू किया गया। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 43, असुमेलित को छांटिए, ठीक है। ये कुछ राज्यों द्वारा संचालित योजनाएं हैं, अपने को बताना है। सबसे पहले मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, मुख्यमंत्री समेकित चौर, ये चौर है, चौर नहीं है, ठीक है। चौर विकास जो योजना ये बिहार राज्य की है, बिल्कुल सही बात है। फिर रायथू भरोसा केंद्र, ये आंध्र प्रदेश का है, बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं जो आपका ये मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना है ये 2025 में ही संचालित है, 2025 में। रायथू भरोसा केंद्र जो है ये आंध्र प्रदेश में है संचालित, बिल्कुल सही है। फिर सौदा पत्रक पहल, सौदा पत्रक पहल जो है ये असुमेलित है, ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और ये आपकी 2021 में शुरू की गई। फिर फ्रूट्स प्लेटफॉर्म, ये कर्नाटक का है, बिल्कुल, और ये 2020 में शुरू किया गया। तो ये कुछ राज्यों के हैं, इनको याद आपको रखना है। सही लिख देता हूं 2020 को, कई बार स्क्रीन काम नहीं करती अच्छे से। 2020, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। सौदा पत्रक पहल मध्य प्रदेश की है, मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना बिहार की है, और रायथू भरोसा केंद्र आंध्र प्रदेश का, और फ्रूट्स प्लेटफॉर्म कर्नाटक। बढ़ते हैं आगे। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। सबसे पहले, हरित क्रांति का प्रथम चरण केवल कुछ राज्यों पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु तक सीमित था। वापस देखो, जो हरित क्रांति आपकी उसका प्रथम चरण केवल कुछ राज्यों पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु तक सीमित था। बिल्कुल सही बात है, ये क्या है? बिल्कुल सही बात है। फिर अपन बात करें जो है, सबसे पहले हरित क्रांति की बात करें तो भारत में ये 1967 जो है 66-67 में 1966-67 में हुई थी, और MS स्वामीनाथन इसके हम कह सकते हैं प्रेरणार्थक या जो है संचालक थे, ठीक है। हरित क्रांति केवल कुछ राज्यों में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, शुरुआती चरण की बात कर रहा हूं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक ही सीमित थी। फिर HYV जो बीज है उनका लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिला। यह बात भी बिल्कुल सही है। तो जो आपका HYV जो आपके बीज है उनका लाभ केवल गेहूं उत्पादन तक ही सीमित था। तो इसमें जो दोनों के दोनों सही है। एक चीज और आप ध्यान में रख लेना, जो गेहूं उत्पादन है उसमें 4 गुना वृद्धि हुई थी। इसके कारण कितनी? 4 गुना वृद्धि हुई थी। और जो है इसका जो आपका हरित क्रांति है इसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया चावल व गेहूं को। किसको? साउथ में चावल को और उत्तर में गेहूं को जो है ज्यादा प्रभावित किया, ठीक है। इन दो को ज्यादा प्रभावित किया प्रथम चरण में। और जो आपके HYV जो आपके बीज है उसमें तो केवल गेहूं का ही जो है ज्यादा फायदा हुआ था, इसलिए जो गेहूं का उत्पादन है वो 4 गुना जो है बढ़ गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों अच्छी लाइन है हरित क्रांति के बारे में। आजकल ये नहीं पूछेंगे किसने जो संचालित की, किस कब हुई, आजकल लेवल बढ़ चुका है, तो इस हिसाब से आपको याद में रखनी है। फिर चलते हैं आगे। भारत में कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? ये चीजें मैं करवा चुका आपको अपनी क्लास में। तो कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष आपका 2007-08, इसके आधार पर 100 मानकर चला जाता है। और वर्तमान में जो आपका है वो मैं बता दूं, जो आपके
खाद्यान्न है आपके, जो भी आपके खाद्यान्न है उनका जो है आपका कृषि उत्पादन सूचकांक है वो है 165.3। ठीक है। जो गैर खाद्यान्न जो आपके पदार्थ हैं, गैर खाद्यान्न जिनको खाते नहीं है, कृषि से प्राप्त होते हैं, उनका जो है वो 176 है। ठीक है। और जो आपके अन्य जो खाद्य वस्तुएं हैं, अन्य खाद्य वस्तुएं, इनका जो है आपका कृषि उत्पादन सूचकांक जो है वो है 170.6। ठीक है। ये आपको तीनों आंकड़े अच्छे से याद रखने, खाद्यान्न का 165.3, गैर खाद्यान्न का 176, अन्य खाद्य वस्तुओं का 170.6। जो नए स्टूडेंट है पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि कृषि क्षेत्र की अलग से भी क्लास मैंने अपलोड कर रखी है। फिर आते हैं अपन असत्य कथन का चयन कीजिए, अभी कर लेते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 3.1% रही है। ठीक है। कितनी रही है? 3.1%। तो पहला ही असत्य हो गया आपका। ठीक है। अब आगे वाले कथन याद रखने अपने को। सबसे पहले भारत की कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 3.1 है। फिर वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.6% थी, यह भी ध्यान रखना है। फिर पिछले 5 वर्षों में भारत की कृषि क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.4%, किसकी? पिछले 5 वर्षों की। ठीक है। और वित्त वर्ष 2016 से 25 में भारत की कृषि क्षेत्र में दशकीय जो वृद्धि दर है, यानी कि पिछले 10 साल की वृद्धि दर है वो 4.45 और 5 वर्ष की 4.4। सारी चीजें अलग से याद रखनी है, एक बार वापस देख लेना इस चीज को। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 87। वर्ष 2024-25 में भारत में चावल के उत्पादक शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम लिखिए। ठीक है। जब भी चावल का नाम आता है अपन साउथ में चले जाते हैं, और अपन अगर नॉर्मली देखें तो इन 2 ऑप्शन में से एक लेते हैं, लेकिन ध्यान में रखना आपको चावल में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। ठीक है। नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश 1 नंबर, तेलंगाना 2, पश्चिम बंगाल 3 नंबर। आगे, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल उर्वरक उपयोग रहा है, इसको डायरेक्ट याद करना है। तो 2024-25 में भारत का कुल उर्वरक जो उपयोग है वो कितना रहा है? तो वो रहा आपका 306.42 लाख टन। इतना उर्वरक अपन खेतों में डाल चुके हैं। पता नहीं जो है कितना उर्वरक जो है अपने पेट में चलता है, हालांकि जो है मनुष्य इसके अनुकूल हो रहा है धीरे धीरे। तो 306.42 लाख टन जो है कुल उर्वरक का उपयोग 2024-25 वित्त वर्ष में किया था। फिर वर्ष 2023 से मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को किस राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत लागू किया गया है? तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को किस राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत लागू किया गया है? तो यह लागू किया गया है मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन। कौन सा? मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन के अंतर्गत। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर चलते हैं आगे। SMAE, ठीक है, SAME के तहत, SAME है क्या वो मैं बता दूं, यह है आपका कृषि विस्तार पर सब मिशन। कृषि विस्तार पर सब मिशन। ठीक है। कृषि विस्तार पर सब मिशन के तहत नवीन कृषि तकनीक को किसानों से साझा करने के लिए किसान मेले, प्रदर्शन, फार्म स्कूल की स्थापना की जिम्मेदारी किस संस्थान को दी गई? तो किस जो है किसके लिए? जो है किसानों से जानकारी साझा करने के लिए, जो नई तकनीक है उसकी। तो उसके लिए उसके लिए जो है किसान मेले या कोई प्रदर्शनी या फार्म स्कूल की स्थापना करने की जिम्मेदारी जो है आत्मा, किसको? आत्मा को दी गई। और आत्मा का फुल फॉर्म हिंदी में बता देता हूं मैं आपका, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्था। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, ये एजेंसी कह सकते हो, इसको दी गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि हर बूंद पर ज्यादा फसल। यह पहल 2015-16 में प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के एक घटक के रूप में शुरू की गई थी। बिल्कुल सही है। इसके 3 घटक थे। कितने थे? 3 घटक थे। एक घटक तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है। एक जो है क्या था वो भी ध्यान में रखना अपने को, वो है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। ठीक है। दूसरा जो आपका वो है हर खेत को पानी। हर खेत को पानी किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के अंतर्गत। और तीसरा कौन है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
फिर है आपका इस पहल के तहत लघु सिंचाई की स्थापना हेतु छोटे व सीमांत किसानों को परियोजना लागत का 55% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये गलत हो गया, 45 नहीं 55 होगा। 45 जो है ना प्रतिशत वो अन्य किसानों को होगी, अन्य किसानों को, जो लघु और सीमांत किसान है ना उनको 55% होगी। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। ए सही है और क्या है, बी गलत है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर, सॉरी दोनों असत्य नहीं, ए सही और ए सत्य और बी असत्य। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 31 दिसंबर 2025 तक सी नेम जो आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, राष्ट्रीय कृषि जो बाजार है, उससे एकीकृत एफपीओ व मंडियों की संख्या क्रम से कितनी है। तो ई नेम या ई नाम जो है इससे संबंधित जो आपके, सबसे पहले मैं बता देता हूं, किसानों की बात करें तो 1.79 करोड़ तो इससे किसान जुड़ चुके हैं, करोड़ किसान। ठीक है, फिर बात करें 2.72 करोड़ इससे व्यापारी जुड़ चुके हैं, करोड़ व्यापारी। और अब बात करें एफपीओ की, तो जो फूड प्रोसेसिंग जो आपके यूनिट्स हैं उनकी अगर बात करें तो इससे जुड़ चुके हैं वो 4698 यानी कि 4698। और बात करें मंडियों की तो मंडियां कितनी जुड़ चुकी है, तो मंडियां 1522 जुड़ चुकी है। तो ध्यान में रख लेना, एफपीओ इतने, मंडियां इतनी, किसान इतने और व्यापारी इतने। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2014 में प्रारंभ की गई कृषि विपणन अवसंरचना योजना किस योजना के तहत शुरू की गई थी। तो ध्यान में रख लेना, कृषि विपणन अवसंरचना योजना जो आपकी ये एकीकृत कृषि विपणन योजना के तहत शुरू की गई थी। ठीक है, एकीकृत कृषि विपणन योजना के तहत। फिर है राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत करने के लिए बनाया गया प्रौद्योगिकी नवाचार है। तो कौन सा है, डिजी क्लेम। किसके लिए, राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत करने के लिए डिजी क्लेम बनाया गया। क्रॉपिक क्या है, तो क्रॉपिक आपका फसल के वास्तविक समय का अवलोकन करने का काम करता है, अवलोकन। ठीक है, विंड्स क्या नाम से पता चला, विंड यानी हवाएं या खिड़कियां, तो ये होगा मौसम सूचना नेटवर्क। ये है आपका मौसम सूचना नेटवर्क। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ में ये डाटा सिस्टम भी है, डाटा सिस्टम। तो एक काम सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली से संबंधित डिजी क्लेम, क्रॉपिक क्या, फसल के वास्तविक समय का अवलोकन, या जो है इसके साथ में जो है फसल के तस्वीरों का अवलोकन। एक मिनट ही भूल गया। ठीक, फिर चलते हैं आगे। बजट 2018-19 में भारत के किसानों को उत्पादन लागत का न्यूनतम कितना प्रतिशत अधिक एमएसपी दिए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, तो जो आपकी जितनी भी जो उत्पादन लागत है उसका जो है कितना प्रतिशत जो है एमएसपी देने की घोषणा की गई, तो 50%। ठीक है, मतलब जो है 1.5 गुना हम कह सकते हैं या 50% कह सकते हैं। और जो आपका एमएसपी है इसके अंतर्गत 22 जो है ना फसलें रजिस्टर्ड है, जिसमें से आपकी 14 खरीफ की फसल है, 6 रबी की है और 2 है आपकी व्यावसायिक फसलें, 2 व्यावसायिक फसल हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। अभी कर लेते हैं। यह मिशन NFSM के रूप में वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया था, यानी कि पहले इसका नाम था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसको NFSM कहते थे। अब इस NFSM में जो है पोषण शब्द जुड़ गया। ठीक है, और ये कब जुड़ा इसकी ध्यान में रख लेना, 2025 से ये नया नाम है, नया नाम। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, इसका नाम वित्त वर्ष 2025 में परिवर्तित करके NFSM कर दिया गया। अभी बात कर चुके, बिल्कुल सही है। वाणिज्य फसलों में ये मिशन केवल कपास, जूट व मसालों के लिए क्रियान्वित है, तो ये गलत हो गया। कपास, जूट और गन्ना भी शामिल है इसमें। ठीक है, कपास, जूट और गन्ना इसमें शामिल है। ठीक, वर्तमान में जो है ध्यान रखना, मोटा अनाज में ये मिशन केवल मक्का व जौ के लिए क्रियान्वित है। ये बात सही है, मोटा अनाज में मक्का व जौ के लिए। एक चीज ध्यान में रख लेना, ये मिशन 28 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित जो प्रदेश है, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर व लद्दाख शामिल है, लद्दाख। ठीक है, उसमें संचालित है, इनमें क्या है, संचालित है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 97, भारत सरकार प्रतिवर्ष कच्चे माल के आधार पर
प्रशासित प्रति लीटर एथेनॉल की कीमतें तय करती है, ठीक है, कच्चे माल के आधार पर। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस कच्चे माल पर आधारित कीमतें सर्वाधिक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो मक्का आधारित एथेनॉल है ना, वो सबसे ज्यादा है, फर्स्ट नंबर पर अधिकतम, ठीक है, ध्यान में रखना। 2 नंबर पर है मोलासेस आधारित, ठीक है, सर्वाधिक ये है, फिर 2 नंबर पर यह है, और 3 नंबर पर है चावल आधारित, 3rd नंबर पर यह है। तीनों का क्रम याद रख लेना, मक्का, मोलासेस और चावल। क्वेश्चन नंबर 98, बजट 2025 में घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 आकांक्षी जिलों की पहचान हेतु 3 प्रमुख संकेतकों का आधार बनाया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें सम्मिलित नहीं है? यानी कि 3 संकेतक है, उनमें से कौन कौन से संकेत, जो कौन सा संकेतक नहीं है? तो कम उत्पादकता, बिल्कुल ये है। सीमित सकल बोया गया क्षेत्र, ये शामिल नहीं है, ठीक है। फिर बात करें अपन सीमित ऋण वितरण, बिल्कुल, और कम फसल तीव्रता, ये 3 जो है क्या है आपके, ये 3 आपके सूचकांक या संकेतक हैं। फिर सम्मिलित कीजिए, अभी कर लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये कब आया आपका? 2013 में, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, और ये आपकी 2016 में, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं अंत्योदय अन्न योजना, और ये आई आपकी 2000 में, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के काल में आई थी ये। फिर अपन बात करते हैं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और ये 1997 में। तो जो जिस कलर से लिखा हो उससे सुमेलित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सूखी प्याज का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 25% योगदान देता है। तो पहला गलत है, सबसे बड़ा जरूर है, लेकिन ये गलत हो गया, 25% योगदान देता है। बागवानी क्षेत्र कृषि जीविका लगभग 33% है, तो ये भी गलत हो गया, तो दोनों ही असत्य है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके माइनर 9 में आए हैं, ठीक है। और एक क्लास मैंने अलग से बना दी, बाकी आप जो है परफेक्ट मॉक ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, जो आपका 2 मई को सुबह 8 से रात को 8 बजे तक रहेगा। इसमें आपको आपकी रैंकिंग का पता चलेगा, और आपकी तैयारी का पता, और आपकी गलतियों का पता चलेगा। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।